नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 25 सितंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से आपके एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं। 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है और इसी डेट को एग्ज़ाम आपका होगा। 17 नवंबर को ही होगा। जो आयोग का काम है वो मत कीजिए, 17 नवंबर को ही होगा, ये मानकर तैयारी कीजिएगा अच्छे से। ओके, क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे? तो आज हम लोग यूएन में रिफॉर्म की बात की है भारत ने, तो उसको ज़रा समझेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ज़रा हम लोग फैक्चुअली समझ लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो हल कर सकते हैं। उसके अलावा कैग को लेकर एक सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में भी समझेंगे। और भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे भारत का वीनस को लेकर अब हमारा मिशन है एक, उसको भी समझेंगे हम लोग। शुक्र ग्रह को लेकर मिशन है, उसको भी ज़रा समझेंगे। और इसी तरह के कई सारे टॉपिक होंगे। अपना जो हेडलाइन है, हेडलाइन तो अपना पॉलिटिकल है, इसलिए उससे कोई खास लेना देना है नहीं। दरअसल यहाँ पर जेलेंस्की से फिर कल प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात की है। पिछले महीनों में तीसरी मुलाकात होगी उनकी जेलेंस्की से। और भारत कोशिश कर रहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में शांति की तरफ में बढ़ा जाए, शांति स्थापित की जाए। इसी को लेकर भारत प्रयासरत है। एक चीज़ आप लोगों के इन्फॉर्मेशन को लेकर बता दूं कि 70 बीपीएससी पीटी का टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें 25 वीडियो और पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। पेड ग्रुप में है तो उसका प्राइस आपके लिए अभी कम कर दिया है मैंने, 450 में आपको मिल जाएगा। 25 टेस्ट मिल जाएगा और उसके वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको जोड़ना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको ऐड कर दूंगा। शानदार टेस्ट हैं, अद्भुत टेस्ट हैं, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट में से एक है अपना। ओके, उसके अलावा 71 बीपीएससी को लेकर आंसर राइटिंग का ग्रुप शुरू हो गया है। अगर आप जुड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जुड़े हैं कई सारे, 100 से ज़्यादा बच्चे तो जुड़ चुके हैं। 20 तारीख को शुरू किया था मैंने, तो अगर आप जुड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लिखना सीख जाएंगे, लिखना नहीं सीख पाएंगे तो तैयारी का कोई मतलब बनता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूएन के लेकर क्या न्यूज़ है, उसके पश्चात आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के भाषण में भी और भारत के विदेश सचिव जी जो हैं उन दोनों लोगों ने और भारत के विदेश मंत्री ने, कई सारे देशों ने ये मुद्दा उठाया कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होना चाहिए। यूएन को कब बनाया गया था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात ही बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से इसमें रिफॉर्म के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। कुछ भी नहीं रिफॉर्म हुआ। आप रिफॉर्म पढ़ने जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। घुमा फिरा के बीपीएससी यूपीएससी ये सवाल पूछते पूछते थक गया है कि यूनाइटेड नेशन की आज के समय में प्रासंगिकता को लिखिए। यूएन की क्या प्रासंगिकता है, यूएन की क्या प्रासंगिकता, आपको भी कितनी बार मैंने लिखाया है। क्या है ये? तो वाकई यूएन कभी कभी लगता है किस लिए इसको बनाया गया है। सारे देश इकट्ठा होकर भाषणबाजी कर दे, केवल इसी के लिए है क्या? ये देखेंगे जरा कि क्या है। सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करते, इसमें 2 गुट हैं। एक को कहा जाता है G4 गुट और एक को कहा जाता है पेरिस क्लब। क्या कहा जाता है? पेरिस क्लब। पेरिस क्लब में वो देश शामिल हैं जो यूएन में रिफॉर्म का विरोध करते हैं, और G4 में वो देश शामिल हैं जो यूएन रिफॉर्म की मांग करते हैं। ठीक है, तो इसको जरा देखेंगे हम। देखिए क्या होता है यूएनएससी, जिसको क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसको कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की संरचना की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में किया गया था। कब किया गया था? 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। आपसे मैं क्या पूछूंगा अब अगला कि और कौन कौन से 5 अंग हैं यूएन के? यूएन से रिलेटेड आईआर में आंसर राइटिंग किया होगा आपने। अभी GS1 का जब मैं करवाऊंगा 71 वाले ग्रुप में, तो उसमें उत्तर लेखन करवाऊंगा ही, तो उसमें आपसे पूछता ही हूँ मैं। हर बार एक यूएन से सवाल मैं पूछ लेता हूँ ताकि आपका तैयार हो जाए। 5 और कौन कौन से अंग हैं? हो सकता है पीटी में ही पूछ ले कि निम्न में से कौन कौन यूएन के मुख्य 5 अंगों 6 अंगों में से एक है। कौन कौन से हैं बताइए ज़रा। तो ज़रा देखिएगा, सर्च करके मुझे बताइएगा कौन कौन से हैं। यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होता है। इससे 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। देखिए छोटा सा पश्चिमी यूरोप है, उससे 2 देश शामिल हैं, ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल हैं। रूस भी यूरोप और एशिया दोनों में आता है। पूरे एशिया से अगर संपूर्ण रूप से माने तो चीन एक देश है। अफ्रीका से कोई नहीं है। दक्षिण अमेरिका से कोई भी देश शामिल नहीं है। दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश भारत भी इसमें शामिल नहीं है। दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी जापान भी इसमें शामिल नहीं है। तो अफ्रीका का तो कोई देश शामिल ही नहीं है। तो कहाँ से यूएनएससी ये जो हो गया, ये कहाँ से परमानेंट वही लोग पूरे दुनिया का प्रतिनिधित्व कहाँ से करता है बताइए मुझे। ये तो डोमिनेंट हो गया भाई, 5 देश डोमिनेट करते हैं जिनके पास वीटो का अधिकार होता है। इसके अलावा 10 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों के अतिरिक्त 10 अस्थायी होते हैं।
5 हो गए और 10 हो गए, टोटल कितने हो गए? 15 मेंबर हो गए। क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं और इन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वीटो का मतलब कोई भी फैसला, मान लीजिए 15 लोगों ने मिलकर, 15 देश हैं, इसमें से 14 देश किसी एक फैसले पर राजी हो गए, एक ने बोला कि हम इसको स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो क्या हो जाएगा? फैसला रद्द हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? वीटो पावर। ये वीटो पावर केवल इन 5 देशों को हासिल होता है। ये सब आपको छोटे छोटे फैक्ट पहले से पता होंगे। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, इसके अस्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से एक एक महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनते हैं। भारत 2021 से 2023 की अवधि तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य था इसका। ओके, G4 अब क्या है जो मांग करते हैं? जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और भारत। जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और भारत, इन चारों देशों का नाम ध्यान में रखिएगा। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने की मांग करते हैं। ये बोलते हैं कि परमानेंट मेंबर और जो अस्थायी सदस्य हैं उन दोनों की सीटों को बढ़ाया जाए, है ना। तथा अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। कौन कौन से देश? तो जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और भारत। जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और भारत, ये देश जो हैं ये आपस में एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं कि आपको मिलना चाहिए, हम सबको मिलना चाहिए यूएनएससी में परमानेंट मेंबर। विधि सम्मत शासन और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान तथा बहुपक्षवाद के प्रति वचनबद्धता सहित अन्य साझे राजनीतिक मूल्य वाले लोकतांत्रिक देश के रूप में G4 देशों का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न प्रमुख समसामयिक चुनौतियों के संबंध में साझा नजरिया होता है। और ये जो देश हैं यूएन के मामले में, यूएन रिफॉर्म के मामले में एक स्वर में बात करते हैं और बोलते हैं कि हमें रिफॉर्म चाहिए। अब इसी प्रकार का एक कॉफ़ी क्लब है जो क्या कहता है, तो ये ठीक इसके विपरीत बात करता है। यानी कि इसमें पाकिस्तान, अब हम हैं अस्थाई, हम बोलेंगे रिफॉर्म हो तो पाकिस्तान बोलेगा नहीं हो, हम बोलेंगे सूरज पूरब से निकलता है तो ये क्या बोलेगा? ना, हमने तो आज तक नहीं देखा, पश्चिम से निकलता है। ये याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। कॉफ़ी क्लब में पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना, मैक्सिको और इटली। इटली भी शामिल है ना, इटली। लेकिन अब शामिल होगा क्या? एक बार मोदी जी बात करेंगे, देखते हैं क्या होगा। इटली जैसे 13 देश शामिल हैं जो क्या करते हैं, जो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि यूएन में कोई रिफॉर्म, यूएनएससी में कोई रिफॉर्म होना चाहिए। यह देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करते हैं तथा अस्थायी सदस्यता के विस्तार की मांग करते हैं। ये बोलते हैं कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें किसी को ऐड नहीं करना है, लेकिन जो अस्थायी मेंबर 10 होते हैं इसमें सीट आप बढ़ा दीजिए। अब आपको समझ में आ गया पूरा। कॉफ़ी क्लब और पेरिस क्लब समझ में आया। पूछा जाता है पीटी एग्जामिनेशन में, कॉफ़ी क्लब और पेरिस क्लब क्या क्या है। सुरक्षा परिषद को उभरती जटिलताओं और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के समक्ष आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी, तभी परिषद अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निर्वाह कर सकेगी। वैश्विक स्तर पर जटिल और कई सारी ऐसी समस्याएं उभरती हैं जिसके कारण से हमें यूएन में रिफॉर्म की मांग करनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने जो भाषण दिया यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसमें जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने रिफॉर्म की बात की। भारत के विदेश सचिव महोदय ने भी रिफॉर्म की बात की है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते। अगला जो टॉपिक है वो है बंधुओं किसके बारे में, तो पैनल प्रपोज टू इंश्योर ICAR रिसर्च वर्क रीच फार्मर। इसमें कहा गया है कि ICAR क्या है? ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान के लिए बनाया गया एक परिषद है जो भारत में कृषि से जुड़ा हुआ अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है। मान लीजिए इसने किसी चीज़ पर रिसर्च किया, मान लीजिए एक ऐसा बीज बनाया धान का जिसको कम पानी चाहिए, समझिएगा बात को, और इसको खाद भी नहीं चाहिए और इसको बस बोना भी, इसको ऐसा भी नहीं कि भाई बीज को अलग अलग बोना पड़े, इसको बस छिड़क दो और आपका हो जाएगा। इस तरह का बीज मान लीजिए बनाया, ये किसानों तक कैसे पहुंचेगा? किसानों को कैसे पता कि इस तरह का कोई बीज आया है मार्केट में जो आपके लिए ज़्यादा किफ़ायती होगा, पानी भी कम लगेगा आपका? तो ये चीज़ भारत में नहीं हो पा रहा था। तो इसी को लेकर एक क्या किया जाएगा, एक पैनल प्रपोज किया गया है। 3 मंत्रालय इसमें काम करें, कृषि मंत्रालय और फिशरी वाला मंत्रालय है, और ये सब मंत्रालय मिलकर सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हम करें जिससे क्या हो, जिससे किसानों तक ये जो रिसर्च वर्क है, R&D जो होता है, ये हमारे फार्मर्स तक अगर नहीं पहुंच रहा है तो इस R&D का कोई मतलब बनता ही नहीं है। इसी को लेकर एक ज्वाइंट पैनल बनाया जाएगा।
इसी पर बातचीत की गई है। कल यूनियन मिनिस्टर जो अलग अलग हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान हैं और लल्लन सिंह हैं, इन सब ने मीटिंग की और इन्होंने बातचीत की कि भाई हम इस पर काम करते हैं और इसको इंश्योर किया जाएगा। आज मैं आपको ICAR के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ICAR बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। क्या पता यही पूछ ले पीटी में। एक चीज़ और है, अब इसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो अलग अलग बड़े बड़े ऑफिसर जो होते हैं ना वो शामिल होंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। समिति का नाम वगैरह आएगा ना तो हम बता देंगे आपको, लेकिन इसको हेड कौन करेगा, तो सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। जो भी सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी होंगे इन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, अभी नाम तय हो जाएगा 1-2 दिन में, वो इसको हेड करेंगे, ठीक है। अब जरा ICAR के बारे में समझिए, इसको कब स्थापित किया गया था, किस पर्पस से किया गया था, क्या इसकी उपलब्धि रही है, इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। ओके, देखिए क्या होता है। ICAR कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में आज़ादी के पूर्व ही हो गया था। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से हुआ था, जिसका नाम भारत में कर दिया गया, इंपीरियल को हमने चेंज कर दिया, इंडियन कर दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। कब, तो 1929 ईस्वी में, 1929 में। यह परिषद देश में बागवानी, हॉर्टिकल्चर हो गया, मत्स्य की फिशरीज हो गया, पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वय, मार्गदर्शन, अनुसंधान, प्रबंधन, शिक्षा के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। कृषि में एजुकेशन को लेकर भी एक सर्वोच्च निकाय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में हरित क्रांति लाने तत्पश्चात अपने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास से देश के कृषि क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। हम जब आज़ाद हुए थे तो उसके पश्चात हमारे पास भोजन तक के लिए कुछ नहीं था, देश में उत्पादन नहीं होता था। खेत थे हमारे पास, लेकिन उन्नत बीज और उर्वरक नहीं थे जिससे हम उत्पादन कर पाए। और आज हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया भाई, तो रिसर्च और डेवलपमेंट से ही संभव हो पाया है। जब आज़ाद हुए तब हमारी आबादी 60 करोड़ थी, तब हम पेट नहीं भर पाते थे। आज हमारी आबादी 140 करोड़ है और तब हम पेट भर के दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया है, अनुसंधान से संभव हो पाया है। जबकि 60 से 140 करोड़ हम जब गए हैं तो इस दौरान कई सारी एग्रीकल्चर लैंड जो हैं वो क्या बन चुके हैं, हाउसिंग सोसाइटी भी बन चुकी है। यानी कि ज़मीन कम हुए हैं, लेकिन पैदावार बढ़ने के कारण से लोगों का पेट हम भर पा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजना के अनुसार प्रगतिशील किसानों को वैज्ञानिक प्रयोग करने, उनके नवाचारों को वैज्ञानिक वैधता प्रदान करने और इन नवाचारों को आगे ले जाने के लिए नवोन्मेषण कोष की स्थापना की जाएगी। मतलब कि एक इनोवेशन कोष भी बनाया गया था इसमें। इस कोष के अगले वित्तीय वर्ष तक सक्रिय हो जाने की संभावना है। इस साल इसको शुरू कर दिया जाएगा। और अगला क्या लिखा हुआ कि एक इनोवेशन सेंटर भी स्थापित कराया जाएगा जिससे किसानों को मदद हो। परिषद के अनुसार वर्तमान में किसी नवाचार को कृषि विज्ञान केंद्रों पर अभिलिखित किया जा रहा है। प्रस्तावित तंत्र किसानों को नवाचार को, यानी कि जो पारंपरिक कृषि पद्धति को किसान हमारे यहाँ पर जा रहे हैं उसको छोड़कर एक नए प्रकार की कृषि को हमें अपनाना पड़ेगा। जब हरित क्रांति देश में शुरू हुआ होगा उससे पहले भी तो किसान पारंपरिक तरीके से कृषि कर रहे होंगे, लेकिन जब उनको हरित क्रांति के बारे में हमने जाकर जागरूक किया, बार बार बोला कि आप थोड़ा तरीके को अपनाइए, आपकी उपज बढ़ जाएगी 10 गुना 20 गुना, तो उन्होंने अपनाया। अब हो क्या रहा है, नए चैलेंजेस जो कृषि के सामने आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। BPSC ने इसी पर निबंध पूछा, आंसर वैंसर नहीं, निबंध पूछा डिटेल में 800 वर्डों में कि स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है किसान की समस्याओं को किस प्रकार से दूर कर सकता है। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर का तात्पर्य यही होता है कि वर्तमान की जो समस्याएं हैं कृषि से, जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या है, सूखे की समस्या है, लैंड जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसकी समस्या है, इन सब समस्याओं का समाधान करते हुए हम इस प्रकार के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाएं जिससे भविष्योन्मुखी कृषि हो सके, भविष्य को लेकर हम अपने एग्रीकल्चर लैंड को तैयार कर सकें। ये छोटा चीज़ आपको लग रहा होगा, लेकिन ये है तभी हमारा पेट भरा हुआ है और आप अभी वीडियो देख रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण स्तर पर कृषि विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक पहल है। ICAR की पहल पर वर्ष 1974 में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के अंतर्गत पुदुचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारत में 716 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कितने हैं, तो 716 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो ICAR के बारे में ध्यान में रखिएगा। कब इसको स्थापित किया गया था,
कृषि मंत्रालय के तहत काम करता है। स्वायत्त शासी एक प्रकार का संस्था है जिसका काम क्या है, तो भाई किसानों और कृषि को लेकर नए नए इनोवेशन को अपनाना इसका काम है। कृषि अनुसंधान केंद्र भी बता दिया मैंने आपको। कृषि विज्ञान केंद्र कब पहली बार स्थापित किया गया था, 1974 में। कहाँ पर, तो पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। देश में 716 कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में मौजूद हैं, इसका काम बता दिया। और इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च करके इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। अंग्रेज़ों के ज़माने की संस्था है जो वर्तमान भारत में भी काम कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक अपना कैग से जुड़ा हुआ है, जिसमें कैग के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, लेकिन इस सम्मेलन को ज़रा ध्यान में रखिएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, क्या नाम है इनका, गिरीश चंद्र मुर्मू, और इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, है ना। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बहुत ही शानदार ऑफिसर माना जाता है मतलब। और कैग है वर्तमान भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सबसे पावरफुल बॉडी में से एक होता है ये भारत में, बिल्कुल स्वायत्त और शानदार संगठन। अम्बेडकर जी ने भी कैग के बारे में बोला था कि ये भारत में अकाउंटेबिलिटी को तय करने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी इसकी। अम्बेडकर जी ने जब पूछा गया संविधान के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो उन्होंने एक बताया था यूपीएससी को, क्योंकि ये मेरिट का प्रहरी होगा। और दूसरा उन्होंने बताया था सीएजी को, कैग को। तीसरा बताया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ये पूछा जाता है गुरु। और चौथा बताया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने बोला था कि भारत के संविधान, भारत का शासन तंत्र, इन 4 जो मुख्य पिलर हैं इस पर आधारित होंगे। कोई भी इसमें से अगर कमज़ोर होता है तो भारत के पूरे शासन तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। हाल के दिनों में कैग के रिपोर्ट पर उतनी बहस नहीं होती है, जैसे इसने यमुना एक्सप्रेसवे बोल रहा हूँ, इसने द्वारिका एक्सप्रेसवे को लेकर सवाल खड़े किए थे। इसने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी सवाल खड़े किए। इसने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन उस पर बहस कम हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल जब भारत में हुआ था तो उसको लेकर इसने ऑडिट किया और उसने कई सारी अनियमितताएँ पाई गई थी, और उस समय के कई सारे मंत्री और कई सारे ब्यूरोक्रेट्स को गिरफ्तार भी किया गया था। तो कैग बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। भारत के और आपके और हमारे पैसे जो होते हैं वो किस प्रकार से खर्च हो रहे हैं, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कहीं कम तो नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों की देखरेख कौन करता है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही करते हैं। देखेंगे इनके काम को भी। लेकिन दरअसल में सम्मेलन किस चीज़ का था, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16th इनॉग्रेशन ऑफ 16वां असेंबली ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। न्यू दिल्ली में एशिया के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑडिटिंग का काम करते हैं, उन सभी का एक सम्मेलन था, जिसको क्या कहा जाता है शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में कहा जाता है ASOSAI। ठीक है, ये इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट। इसी का असेंबली ऑर्गेनाइज किया जा रहा था दिल्ली में। वहीं पर राष्ट्रपति जी ने कैग के बारे में कहा कि कैग बहुत अच्छा काम कर रही है और कैग प्ले की रोल इन अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जिम्मेदारियों को तय करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कैग के बारे में ज़रा देखते हैं, उसके पश्चात इस सम्मेलन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। पीटी फैक्ट के तौर पर क्या क्या रखना है ध्यान, तो 16वां एशियाई संगठन का ये सम्मेलन था, ये ध्यान में रखना है आपको, और नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। बाकी राष्ट्रपति जी की भाषण थी, तो राष्ट्रपति जी का भाषण मत याद रखिएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी ने कैग के बारे में बोला है, तो कैग के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। 2017 बोल रहा हूँ, 67th बीपीएससी में ही तो रिफॉर्म हुआ है ना, हाँ 68 में रिफॉर्म हुआ है, 68 बीपीएससी में रिफॉर्म हुआ है। तो उसमें स्कॉट जम्बोरिन करके एक सम्मेलन हुआ था राजस्थान में, जिसमें राष्ट्रपति महोदया ने भाग लिया था। तो आपसे बीपीएससी मेंस में शॉर्ट आंसर में पूछा गया था। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कि क्या क्या है इसमें, इन्होंने जो बोला है वो लोग बोला है। और एक चीज़ है कि भारत इस संगठन का 24 से 27 के लिए, 2024 से 27 के लिए 3 वर्षों के लिए अध्यक्षता भी संभाल रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 अलग अलग देशों के समूह शामिल हैं, क्षेत्रीय कार्यालय के समूह शामिल हैं, जो सब मिलकर ऑडिटिंग का काम करते हैं। और दुनिया के जो सुप्रीम, अपने क्षेत्रीय में सुप्रीम जो ऑडिटिंग की एजेंसियां हैं वो सब मिलकर इस संगठन में शामिल हैं। एशिया लेवल का है, इसलिए इसको छोटा सा ध्यान रखिएगा। अभी क्या क्या बातचीत की गई है उस चीज़ पर हम नहीं जाएंगे, मुख्य रूप से हम कैग को समझेंगे, क्योंकि कैग के बारे में उन्होंने बातचीत की है। कुछ छोटे से फैक्ट सुन लीजिए। देखिए, ये ASOSAI जो है, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और कहाँ पर किया गया था इसकी स्थापना, तो थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर, थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर, थाईलैंड के चियांग माई में।
थाईलैंड में एक जगह है चियांग माई, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका सचिवालय अभी वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये है आपका चीन में। इसका सचिवालय अभी चीन में है वर्तमान में, और भारत इसके चार्टर सदस्य के रूप में शामिल है। भारत इसके चार्टर सदस्य के रूप में शामिल है इस संगठन में, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, इसी का 16वां सम्मेलन जो है वो भारत में अभी ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इतना ध्यान में रखेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। 2000 में स्थापित हुआ, चीन में इसका हेडक्वार्टर है, भारत के चार्टर सदस्य के रूप में है और अभी अध्यक्षता भी कर रहा है। ओके, अगला देखिए क्या है कि कैग क्या होता है। कैग आपको पता होगा 148 के तहत में स्थापित है, लेकिन कुछ इतिहास भी मैं इससे जुड़ा हुआ आपको बताऊंगा। महालेखागार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, 1858 में स्थापित किया गया था। ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। 1858 का एक्ट याद कीजिए, जब प्रशासनिक नियंत्रण अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया था। 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। ये पीटी फैक्ट के रूप में एक शानदार सा फैक्ट हो गया। कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखागार कहा जाने लगा। वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रण महालेखा परीक्षक कर दिया गया। 1884 में इसे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया, स्वायत्त कर दिया गया। 1919 के एक्ट के द्वारा, 1919 के एक्ट के द्वारा स्वायत्त किया गया था। 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को शक्तियां दी कि आप न केवल भारत सरकार का बल्कि प्रांत जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन सभी का भी ऑडिट आप कर सकते हैं। महालेखागार का कार्यालय 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक उसी वर्ष जब आपको मैंने सारा कुछ बता ही दिया, ये रिपीट हो गया है। अगला देखिए क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है कैग को लेकर। तो अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति, शपथ व सेवा की शर्तें से संबंधित हैं। 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। 150 कहता है कि संघ व राज्यों को खाता का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखना होगा। 150 में कहा गया है कि संघ यानी कि भारत सरकार और राज्य दोनों को अपना खाता राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखना होगा, और इसीलिए भारत सरकार जांच पड़ताल करवा सकती है इनका। भारत सरकार नहीं, मतलब राष्ट्रपति महोदया। 151 कहता है कि संघ के खातों संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। यहीं पर आपसे स्टेटमेंट बदलकर पूछ लेगा कि कैग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को या मंत्रिमंडल को सौंपी जाएगी, फिर आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति महोदया इसको संसद के दोनों पटल पर रखती हैं, राज्यसभा और लोकसभा में। किसी राज्य के लेखाओं से संबंध के भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा। कैग का जो राज्य से जुड़ा हुआ रिपोर्ट होगा वो किसके सामने रखा जाएगा, तो राज्यपाल के सामने, जो उसके राज्य के विधानमंडल में रखेगा। अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है। इसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है, इसके बाद कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी अनुसूची, भारत के संविधान के अनुसार अनुसूची की धारा 4 जो तीसरी अनुसूची है उसी के तहत में शपथ ग्रहण की जाती है। कैग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान भी करती है। छठी अनुसूची, इस अनुसूची के अनुसार जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति की अनुमति के साथ कैग द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार ही रखा जाना चाहिए। यानी कि स्वायत्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होते हैं, जिनको 6 शेड्यूल के तहत में स्थापित किया गया है, उनके अकाउंट को भी कैग के द्वारा क्या किया जा सकता है, तो ऑडिट किया जा सकता है, और कैग के अनुसार ही उनको रखना पड़ेगा। इन निकायों के खाते का लेखा जोखा इस तरह से करना होगा कि कैग उचित समझे, और ऐसे खातों संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल के लिए प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल के समक्ष में रखेगा। अब कैग की स्वायत्तता क्या क्या है, जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या, तो कैग को स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान के कई प्रावधान किए गए हैं। कैग राष्ट्रपति के सील व वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक होता है, दोनों में से जो भी पहले हो तब तक होता है। कैग को राष्ट्रपति के द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। एक बार कैग के पद से सेवानिवृत्त होने इस्तीफा देने के बाद वो सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता है। अगर कैग के पद से आप हटे हैं तो देश में फिर आपके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार में कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं आप। कैग भारत में सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक कड़ी है। अन्य कड़ियों में सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग शामिल है, जो मैंने पहले ही आपको समझाया। अगला क्या है कि कैग का कोई मंत्री संसद में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। कैग का वेतन और अन्य शर्तें नियुक्ति के बाद भिन्न या कम नहीं की जा सकती हैं। नियुक्ति से पहले आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं आप।
उसकी प्रशासनिक शक्तियां भारतीय लेखा परीक्षा, लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों के सेवा शर्तों, राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती है। कैग के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन, भत्ते, पेंशन शामिल है, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। इतनी सारी स्वायत्ता दी गई है इसको। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा कि क्या कैग के पास में न्यायालय की भी शक्तियां हैं? नहीं, कैग के पास में किसी पर कोई केस चलाने की शक्ति नहीं है। कैग की आलोचना इसलिए भी की जाती है क्योंकि पोस्टमार्टम इसको कहा जाता है कि कोई घटना घटित हो चुकी है, कोई घोटाला घटित हो चुका है, उसके पश्चात एक कैग जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसके बारे में उजागर करता है। जब कोई मद खर्च हो चुका है उसके पश्चात उसका ऑडिट करता है। जबकि ब्रिटेन से किस प्रकार से अलग है, जब भी आप लिखेंगे तो आपको तुलनात्मक लिखना होता है, कंपेयर करके। ब्रिटेन से किस प्रकार अलग है? ब्रिटेन में खर्चा करने से पहले आपको कैग की अनुमति लेनी पड़ेगी, यहाँ पर खर्चा करने के बाद आपको कैग के द्वारा ऑडिट किया जाता है। इसीलिए उसको कई बार पोस्टमार्टम कह दिया जाता है कि मरने के बाद उसका सब परीक्षण किया जा रहा है। कोई घटना घटित हो चुकी है, घोटाला हो चुका है, उसको कैग बस उजागर करता है। जबकि ब्रिटेन में कैग को और भी ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। कोई पैसा अगर आपको निकासी करना है तो उससे पहले आपको जाँच पड़ताल करके गुजरना पड़ता है, तभी जाकर निकासी हो पाता है। तो कैग को वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है, इसरो प्लान कर रहा है कि वीनस जो है ग्रह है, जो शुक्र ग्रह जिसको कहा जाता है, पृथ्वी के जुड़वा ग्रह उसको कहा जाता है, उसको लेकर हमारा मिशन प्लान है। यूनियन कैबिनेट ने कल इसको अप्रूव कर दिया है। 2028 मार्च में लॉन्च किया जाएगा। पहले 2024 के लिए इसको रखा गया था, 25 के लिए रखा गया था, लेकिन अब इसको खारिज करके 2028 कर दिया गया है। 2028 के मार्च महीने में प्लान है इसरो का मिशन वीनस। अब ये क्या होता है भाई, क्यों इस तरह को लेकर प्लान है, ये भी ज़रा देखेंगे। दरअसल में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये भारत का अंतर्ग्रहीय दूसरा मिशन होगा। इससे पहले एक मिशन था मार्स को लेकर हमारा, जो 2000 कब हुआ था, 2013 में हुआ था। 2013 में सक्सेसफुल रहा था। दरअसल बात यहाँ पर यह किया गया है कि जो वीनस है ना, वो बड़ा ही खतरनाक सा है। क्यों उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है मुझे नहीं पता, कुछ भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। जुड़वा ग्रह कह दिया जाता है, कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या क्या है वहाँ पर, कितना खतरनाक जगह है, नर्क से कम नहीं है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ट्विन इसको कहा जाता है किस चीज़ को लेकर, तो मास को लेकर और साइज़ को लेकर कई बार कह दिया जाता है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो वहाँ पर पृथ्वी जैसा हो। मैं दिखाता हूँ क्या क्या माना जाता है। कभी एक समय वहाँ पर बहुत भारी संख्या में वाटर उपस्थित होगा, जल कभी रहा होगा, लेकिन चूंकि वहाँ पर वायुमंडल का अभाव है या वायुमंडल उस तरह का नहीं है जिस तरह का पृथ्वी पर है, इसलिए सारे वाटर इवेपोरेट हो गए। वहाँ पर 462 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। कहाँ से सिमिलर हो गया, यहाँ 41 में हमारे दम घुटने लग जाते हैं। 462 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। अगर कोई जो लैंडर है वो लैंड करता है, मान लीजिए किसी ने वीनस ग्रह को लेकर एक मिशन प्लान किया और वहाँ पर कोई ऑर्बिटर में घूमेगा, ऑर्बिटर, लेकिन लैंडर जो लैंड कर जाए उस पर, वो उतर भी जाए तो कुछ एक आध घंटों से ज़्यादा वो टिक नहीं पाएगा, वो जल जाएगा। 462 डिग्री तक वहाँ पर क्या जाता है, टेम्परेचर जाता है। 462 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। दूसरा जो वहाँ पर दिक्कत है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वायुमंडलीय दाब जो है, वो पृथ्वी की तुलना में हद से ज़्यादा है। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी की तुलना में 93 गुना ज़्यादा है करीब वहाँ पर वायुमंडलीय दाब। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल होगा। अगला लिखा गया है कि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर 0.3% पर हम लोगों का दम घुटता है, वहाँ पर 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है वहाँ के वायुमंडल में। नाइट्रोजन जो है वो 3% है, मात्र नाइट्रोजन 3% है, और वाटर के वेपर हैं, और भी कई सारे, कार्बन मोनोऑक्साइड है और सल्फ़र डाइऑक्साइड भी है। सल्फ़र डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सब गैस वहाँ पर उपस्थित हैं। वीनस का जो रोटेट करता है वो भी काफ़ी स्लो होता है। वो 243 पृथ्वी दिवस में एक रोटेशन पूरा करता है। 243 पृथ्वी दिवस में एक रोटेशन पूरा करता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इसरो का जरा मिशन जो PIB पर दिया गया है उसको जरा हम लोग देखेंगे। वीनस के बारे में एक छोटा समझा दिया है मैंने आपको। देखिए क्या है इसरो का मिशन, जिसके बारे में PIB में छपा है कल। देखिए PIB का है, पूरा उठाया मैंने, वहीं से कॉपी पेस्ट किया है मैंने। इसमें कई सारी चीज़ अननेसेसरी होगा। मार्स मिशन के बाद ये दूसरा मिशन होगा हमारा।
अंतरिक्ष विभाग के नेतृत्व में वीनस ऑर्बिटर मिशन, ऑर्बिटर का मतलब जैसे वीनस ग्रह है ये, तो इसके ऑर्बिट में इसके चक्कर लगाने के लिए इस पर उतरने की कोशिश हम कतई नहीं कर रहे हैं, बहुत टेम्परेचर है वहाँ पर। शुक्र के चारों ओर की कक्षा में वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान स्थापित करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य ग्रह की सतह, उपसतह, वायुमंडलीय प्रक्रिया, वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाना है। संभावित रूप से रहने योग्य ग्रह से लेकर वर्तमान स्थिति तक शुक्र के परिवर्तन के पीछे के कारणों की जांच, शुक्र और पृथ्वी के दोनों के विकासवादी पथों के बारे में एक समय माना जाता था कि शुक्र जो है वो रहने योग्य ग्रह रहा होगा, तो क्या पता वहाँ पर कोई रहता होगा क्या पहले, है ना, तो वो भी देखेंगे जरा। अपनी सुस्थापित परियोजना प्रबंधन प्रथाओं का पालन करते हुए अंतरिक्ष यान के विकास के प्रक्षेपण की देखरेख करेगा। मिशन से एकत्र किए गए डेटा के हिसाब से क्या करेगा, तो भाई कुछ नहीं करेगा, बहुत सारा जांच पड़ताल किया जाएगा। मिशन मार्च 2028 में लॉन्च होने की संभावना बताई जा रही है। प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, सतही प्रक्रिया और उथली उपसतह स्तर विज्ञान की जांच करना। शुक्र की उपसतह का अब तक कोई पूर्व अवलोकन नहीं किया गया है, तो वो भी जरा देखेंगे। स्ट्रेटोग्राफी भूविज्ञान की एक शाखा है जिसमें चट्टानों की परतों और परतों के निर्माण का अध्ययन किया जाएगा। वायुमंडल की संरचना, संगठन, गतिकी का अध्ययन भी करना है और विनीसियन आयनमंडल के साथ सौर पवन की अंतःक्रिया की भी जांच करना है। मिशन का महत्व क्या होगा, मिशन यह जानने में मदद करेगा कि पृथ्वी जैसे ग्रह कैसे घूमते हैं और पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट हमारे सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा करने वाला ग्रह पर क्या स्थितियां मौजूद हैं, ये भी इसमें पता लगाया जाएगा। यह पृथ्वी के जलवायु के मॉडलिंग में मदद करेगा तथा एक चेतावनी देने वाले के रूप में कार्य करेगा कि किसी ग्रह की जलवायु कितनी नाटकीय रूप से बदल सकती है। हम सीख सकते हैं कि शुक्र के साथ क्या हुआ, वही चीज़ कहीं हमारे साथ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, इस चीज़ का अध्ययन भी वहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला न्यूज़ है तुवालू आइलैंड के बारे में। तुवालू आइलैंड है एक प्रशांत महासागर में जो धीरे धीरे डूब रहा है। डूब रहा है का मतलब डूब ही रहा है, ख़त्म ही हो रहा है। वहाँ पर लोग बच्चे तक प्लान नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका बच्चा जब तक बड़ा होगा, एडल्ट होगा, तब तक वो क्या हो जाएगा, तब तक वो डूब चुका होगा सागर, प्रशांत महासागर में, क्योंकि सी का लेवल बढ़ रहा है। तो तुवालू आइलैंड के बारे में ज़रा हम लोग देखेंगे कहाँ पर है ये, इसके बारे में न्यूज़ क्या है वो नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा कि हाल ही में कौन से द्वीप जो है डूबने की घोषणा की है उसने, तो बोला तुवालू ने बोला कि हम पिछले अगले कुछ सालों में हम निपट जाएंगे। यूएन के मेंबर से भी उसने मदद मांगा है कि भाई हमारी कुछ मदद कर दो। तुवालू के एक मिनिस्टर का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पानी में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दुनिया को बता रहे थे कि हम जो हैं वो डूब रहे हैं, हमारी तरफ ध्यान दीजिए, और दुनिया के देशों से आग्रह भी किया था। इसी तरह का एक अपने बगल में भी होगा, मालदीव के साथ भी होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि दुनिया के कई सारे आइलैंड देश हैं जो डूब जाएंगे सी लेवल के बढ़ने के कारण से, उनमें मालदीव का भी नाम है। तो ज़रा देखते हैं तुवालू के बारे में। तुवालू कहाँ पर है, क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी करेंसी है, राजधानी क्या है, लोकेशन क्या है। चर्चा में है तुवालू। तुवालू प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। यह पोलिनेशिया के अंतर्गत आता है, मैं दिखाऊंगा भी। इसकी राजधानी फनापुटी है। तुवालू की मुद्रा तुवालुअन डॉलर है। यह देश 4 द्वीपों 5 एटोल से मिलकर बना हुआ है। तुवालू की जनसंख्या 12,373 है। 12,373। आप जिस कॉलोनी में रह रहे होंगे उसमें भी इससे ज़्यादा आबादी होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का एक चौथा सबसे छोटा देश है। तुवालू की भाषा तुवालुअन है जो सोमोन से निकटता रखता है। तुवालू की सरकार एक संसदीय लोकतंत्र है। तुवालू दक्षिण प्रशांत फोरम का भी सदस्य है। तुवालू की अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर लोग निर्वाह कृषि करते हैं। तुवालू की निम्न स्थिति कार्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि ऊर तूफानी लहरें, चक्रवात, सुनामी से गंभीर रूप से प्रभावित रहता है। रहते क्यों हैं वहाँ पर लोग, वही मुझे नहीं पता। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित आबादी के लिए प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच कानूनी आवागमन को सुगम बनाने के लिए प्रशांत द्वीप जलवायु गतिशीलता रूपरेखा भी बनाई गई है। तुवालू और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता है जो जलवायु संबंधी खतरों का सामना करने वाले तुवालू वासियों को निवास प्रदान करेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ इसने समझौता भी किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मालदीव भी बातचीत में है कि हमें बसने के लिए जगह दे दे। तुवालू को तो ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया कि आप अगर डूबें तो हमारे यहाँ पर आ जाएँ, हम आपको रख लेंगे। यह पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में स्थित पोलिनेशिया देश है। 9 छोटे प्रवालों द्वीपों से बना हुआ। देखिए यहाँ पर कहाँ है ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको, यहीं पर है तुवालू। तुवालू दिख गया आपको, तुवालू दिख गया, यही है। न्यूजीलैंड यहाँ पर है और यहाँ पर है ये, यहाँ पर क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, और इस तरफ है ये देश। ओके, ध्यान में रहेगा। सीमावर्ती देश, यह सांता क्रूज द्वीप समूह के पूर्व उत्तर में, वानुअतु उत्तर पूर्व में, नाउरू के दक्षिण पूर्व में, किरिबाती के दक्षिण में और टोकेलाऊ के पश्चिम में, वालिस और फ्यूचुना समूह के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये सब छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं। राजधानी शहर अभी बता दिया मैंने आपको, फुनुपुटी एटोल पर वायाकू है। प्रमुख द्वीप कौन सा है, तो नानू मंगा, नियाताओ और नियाउतुकीत्या, ये सब इसके प्रमुख द्वीप हैं। और तुवालू प्रशांत द्वीपीय फोरम का भी सदस्य है। नाउ लाकिता,
ये सब इसके द्वीप हैं। द्वीपों का नाम भी ध्यान रखिएगा। तुवालू को ज़रा ध्यान रखिएगा, आने वाले कुछ समय में हमारी जनरेशन पढ़ेगी एक देश हुआ करता था जो डूब गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और न्यूज़ रह गया जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे उसको। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।